नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं नदीम अहमद और वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें एक एक कर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर की बात करें तो पहली खबर नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर के है। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर पटना से है। पटना में लोक भवन मार्च की यह खबर है। दरअसल सिवान जिले में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव पटना में लोक भवन तक मार्च करते नजर आए। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर की बात करें तो यह खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। यहां स्कूल के शिफ्टिंग के विरोध में जेन अल्फा ने प्रदर्शन किया है, वहीं जिसके बाद अब प्रशासन को झुकना पड़ा है छात्रों के आगे। आखिर क्या है पूरा मामला, यह भी खबर आपको विस्तार से पहुंचाएंगे। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर की बात करें तो नक्सलवाद पर सियासत की है। मनिंद्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत नक्सलवाद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और क्या कुछ कहा है, यह खबर भी आपको विस्तार से पहुंचाएंगे। वहीं 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर आफत की बारिश को लेकर के है। दरअसल देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने कई जगहों पर बाढ़ ला दी है तो कहीं पर लैंडस्लाइड से भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो 5 के पंच की ये 5 खबरें। पहली खबर नीट परीक्षा को लेकर के, इसके अलावा जेन अल्फा की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे और बात बिहार की राजधानी पटना की भी करेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज प्रदर्शन में शामिल हुए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की एक एक खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर नीट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर के है। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA से UPSC जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी गई है। बता दें कि जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, फेमा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें NTA को भंग करने और पेपर लीक रोकने की मजबूत निगरानी सिस्टम की मांग की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। केंद्र का कहना है कि यह सिस्टम जो है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। पेपर के 2 सेट अलग अलग बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं। पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है। बैंक से परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने के दौरान भी सुरक्षा मजबूत रखी जाती है। हर कक्षा के 24 छात्रों के लिए अलग अलग पैकेट तैयार होते हैं। नीट पेपर की सुरक्षा के कई स्तर हैं जो आज केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया। कई मॉडरेटर भी मौजूद रहते हैं। प्रश्न बैंक बनाने वाला 100 सवाल चुनकर 4 बैंक तैयार करता है। 4 में से 2 पेपर NTA अपने हाथ में लेता है। किसी को पहले से पता नहीं होता है कि आखिर अंतिम पेपर कौन सा है और कौन से प्रश्न बच्चों के बीच बांटी जाएगी। पेपर सीलबंद कवर में दी जाती है। निगरानी में CCTV और STF की निगरानी में ये पेपर की छपाई होती है। तो यानी सुरक्षा को लेकर के पूरी तैयारी रहती है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर मौजूद हैं। स्पर्श, केंद्र सरकार ने तो दलील दी है कि तमाम चीजें सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। इसके अलावा केंद्र सरकार ने और क्या कुछ कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्देश दिए तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट नजर आया? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से करीब 10 दलीलें इस पूरे मामले को लेकर जो है अलग अलग दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 13 भाषाओं में जो प्रश्न पत्र है वो देखने को मिलता है जो है नजर आता है। 2 प्रिंटिंग प्रेस में जो है पेपर छपते हैं।
बॉक्स को डिजिटल चाबी और कोड से जो है खोला जाता है। पेपर के लोहे में बक्से जो है रखे जाते हैं। हर पैकेट में अलग अलग क्रम वाले पेपर जो है होते हैं। पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। इस तरीके की जो अलग अलग जो दलीलें हैं वो जो है कोर्ट में जो है जो सरकार है उसकी तरफ से देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। सरकार ने कहा कि अब जो सिस्टम है पूरी तरीके से फुल प्रूफ देखने को मिलता नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई जो सुझाव है वो जो है सरकार को सीधे तौर पर जो है दिए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी जैसा जो सिस्टम है वो जो है कहीं ना कहीं जो है बनना चाहिए, जिसमें परीक्षा कराने का अनुभव अधिकारियों को जो है ज्यादा हो। और उसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अधिकारी समझे उस तरीके के अधिकारियों की जो भर्ती है वो जो है कहीं ना कहीं एनटीए में जो है होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर हो जाता है उससे बचने की भी सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में किस तरीके से जो फुल प्रूफ सिस्टम है वो बनाया जाए, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कई सुझाव जो है देता नजर आए। वहीं सरकार की तरफ से भी अपना जो अलग अलग दलीलें हैं, करीब 10 दलीलें पूरे सिस्टम को लेकर किस तरीके से अब तक जो बदलाव किए गए हैं उसकी जो है जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो नीट परीक्षा सिस्टम कितना सुरक्षित है इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने तमाम अपनी तरफ से दलीलें पेश की कि किस तरीके से पेपर की प्रिंटिंग होती है, पेपर किस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, पेपर वाला बॉक्स डिजिटल चाबी और कोड से खुलता है। तो तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। हालांकि इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नीट सिस्टम को कई सुझाव दिए हैं जिसके जरिए इस एग्जाम को और बेहतर बनाया जा सकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर बिहार की राजधानी पटना से है। दरअसल अभी झारखंड में छात्र आंदोलन खत्म ही हुआ था कि दूसरी तरफ पटना में भी छात्रों के नाम पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। यह पूरा मामला बिहार के सीवान जिले से जुड़ा हुआ है। दरअसल सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव पटना में लोक भवन तक मार्च करने पहुंचे। इनकम टैक्स चौराहे पर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि 1 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जेल से डरने वाले नहीं हैं। बता दें कि मंगलवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि AK-47 चलाने का अधिकार किसने दिया? छात्रों पर गोली चली, हम घायल छात्रों से मिलने भी गए थे, बिना आदेश के AK-47 कैसे चली? इसका सरकार जवाब दे। तो आरजेडी का प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने को मिला। तेजस्वी ने राजभवन मार्च किया। इस दौरान आरजेडी के बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और पुलिस प्रशासन ने भी दूसरी तरफ से अपनी मुस्तैदी तेज कर दी थी। दरअसल ये पूरा आंदोलन हाल ही में छात्रों ने जब दिल्ली में मार्च किया था, संसद मार्च, इसके बाद से देश भर में आंदोलन हुआ था। बिहार में भी आंदोलन हुआ था। बिहार के सीवान जिले में जब मार्च छात्रों ने बुलाया था, इस दौरान पुलिस वालों की तरफ से AK-47 से फायर किया गया था। वो वीडियो पूरे देश में वायरल भी हुआ था और उसी के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च का फैसला लिया और आज ये प्रदर्शन किया गया। बिहार में छात्रों के मुद्दे पर यहां पर जमकर आज सियासत होती नजर आई। तेजस्वी यादव लगातार वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर AK-47 चलाने का अधिकार किसने दिया? छात्रों पर गोली क्यों चली? उन्होंने कहा कि हमने घायल छात्रों से मुलाकात भी किए थे। बता दें कि बिना आदेश के AK-47 चली थी। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार ने कार्रवाई भी की। जिस पुलिस अधिकारी ने, पुलिस जवान ने गोली चलाई थी, उसे निलंबित भी कर दिया गया है। तो आरजेडी का प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने को मिला और इस दौरान वही मामला जिसमें AK-47 से फायरिंग को लेकर के 2 छात्र घायल हुए थे, इसके बाद से इस पूरे मामले में अब प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जुड़ गई हैं। उनका रुख कर लेते हैं। माफ करें, आरजू खान जुड़ गए हैं। लेकिन सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि अब ये जो आपने प्रदर्शन किया, कहीं हुजूर देर तो नहीं कर दिया आते आते? पुलिस ने उस पूरे मामले में, सरकार ने कार्रवाई भी की, उस जवान को सस्पेंड भी किया गया, तो अब इस प्रदर्शन का
क्या तर्क बनता है, क्योंकि जो मामला था उस पर सरकार तो कार्रवाई कर चुकी है। मैं आपको और आपके दर्शकों को करेक्ट कर दूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने निलंबन का मामला किया था। उसका ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात नहीं की थी। और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है, उस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने झूठ बोला, यानी देश को बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सीवान में कोई 47 नहीं चला। और कल चार्जशीट गृह मंत्रालय बिहार सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है कोर्ट के अंदर, और उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इस चीज का कबूलनामा किया गया है कि 4 राउंड AK-47 से गोलियां चली। तो हमारा मामला निलंबन का है, न कि उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का है। हम ये चाहते हैं, इसकी वजह से ये जो छात्रों के ऊपर जो बर्बर तरीके से लाठियां चलाई जाती हैं, वाटर कैनन की बौछारें लगाई जाती हैं, अगर उससे भी दिल नहीं भरता है तो इस आजाद भारत देश के अंदर पहली बार आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया गया। इसके खिलाफ ये आक्रोश मार्च था जो कि राजभवन तक हमारा जाना था। और पूरी तरह से सत्ता जो है बैकफुट पर आज आ गई थी, और यही था आप में चाहे आप, हम इसके लिए खड़े हुए थे कि बिहार का जो बच्चा है, जो हमारा या आपका बच्चा है, जो 20 साल की उम्र में जाते जाते, 25 साल की उम्र में जाते जाते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठता है, और जब पेपर देके एग्जाम का बाहर निकलता है तो उसको ये बातें न सुनाई दे कि पेपर लीक हो गया, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, उसको रोकने के लिए हम लोग उसको रोकने के लिए काम भी हो रहा है। आज ही नीट को लेकर के सुनवाई भी हुई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। राकेश पोद्दार जी हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, AK-47 से गोली चली, वो तो पूरी तरीके से दिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे में अगर आरजेडी प्रदर्शन करती है विपक्ष के तौर पर, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, NDA की सरकार AK-47 की जो बात कर रहे हैं, गंभीरता से लेते हुए पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया। और सरकार हमेशा निर्णय देने के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है कि 13 करोड़ जनता और युवाओं को किस तरह लाभ पहुंचे और उनकी बातों को सुनने की बात हो। अभी कह रहे थे लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र किसे कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल ना बताए या हमसे सुनना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र जो होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जहां लोकतंत्र के मंदिर, जिसे मंदिर कहा जाता है, वहां पे बहस होती है। लेकिन राकेश पोद्दार जी, जिस जवान ने गोली चलाया उस पर तो कार्रवाई हो गई, आदेश किसने दिया था उसके बारे में तो आप कुछ बता नहीं पाए। रूप से कहना चाहता हूं, गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने जवाब दिया, हमसे भी वैसे ही जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, हमने कहा कि जिसने भी किया, जैसा भी किया, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। AK-47 से जितने प्रशासन ने ऐसा घिनौनी काम किया, उसे सजा देने का काम सरकार का काम, और वही सरकार जीरो टॉलरेंस पे जो काम करती है। हम किसी को ना बचाते ना छोड़ते हैं, हम पकड़ते हैं। और कोई भी ऐसा पदाधिकारी हो जो जनता के मुद्दे को जनता से बहकावे में कुछ करने की कोशिश करेगा, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, ना छोड़ा जाता है, हमारी सरकार का नियम है। और लोकतंत्र की बात कह रहे थे विपक्ष के नेता, लोकतंत्र में अभी जो मानसून सत्र था, कहाँ थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी? सदन नहीं जाते, लोकतंत्र की बातें करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे। अरे भैया, लोकतंत्र की बात करने से पहले लोकतंत्र के मंदिर में जाइए, फिर लोकतंत्र की बात करें। नंबर 1। ठीक है, लोकतंत्र की बातें बहुत होती है सर, लेकिन छात्रों की हित की जब बात आती है तो अपनी अपनी सियासत शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया आरजू खान, राकेश पोद्दार, आप दोनों का। आरजेडी का ये प्रदर्शन बिहार में आज देखने को मिला। दरअसल AK-47 से गोली चलने का ये पूरा मामला जून के महीने का है, और आज 18 अगस्त को 19 अगस्त को बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो है प्रदर्शन करने निकले सड़कों पर, और ये प्रदर्शन की तस्वीर आज निकल कर आई। लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई की है, उस जवान को निलंबित कर दिया गया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां पर जेनजी प्रदर्शन तो देश ने देखा ही है, लेकिन उज्जैन में अब जेन अल्फा भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके आंदोलन के आगे प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। सांसद, विधायक और कलेक्टर ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं के बीच उनकी मांग स्वीकार की। इसके साथ ही यह भी घोषणा की कि 2 और सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे और छात्राओं का स्कूल भी वर्तमान जगह पर ही संचालित होगा। इसके बाद छात्राओं ने जोरदार तालियों के साथ जश्न मनाया। दरअसल 4 दिन पहले 14 अगस्त को महाकाल मंदिर के पास स्थित शासकीय कन्या सराफा विद्यालय की छात्राएं लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंची और विद्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं करने की मांग की। इस प्रदर्शन के कई भावुक वीडियो वायरल हुए, जिसमें छात्राएं रोती बिलखती दिखाई दी। देश भर से छात्राओं का समर्थन मिला और आखिरकार छात्राओं की मांग के सामने जिला प्रशासन को झुकना पड़ा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल यादव फोनलाइन पर मौजूद हैं उज्जैन से। राहुल, आखिरकार अब जन अल्फा भी जागरूक हो गया है, वो भी अपनी मांगों को सरकार से मनवा रहा है। क्या है पूरा मामला और जन अल्फा की जिन मांगों को सरकार ने माना है उसको हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। देखिए, जैन अल्फा जो है उज्जैन में सराफा स्कूल है, इसको लेकर उनका आंदोलन था। यह बच्चियां पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही थी। उन्होंने पहले कलेक्टर ऑफिस कार्यालय पर भी जो है घेराव किया था, प्रदर्शन किया था, क्योंकि उनका स्कूल जो है काफी दूर जो है महाकालेश्वर मंदिर के पास में जो उनका स्कूल स्थित है, वहां से काफी दूर उन्हें एक इंटीरियर क्षेत्र में वहां पर स्थानांतरित किया जा रहा था। तो वे लोग नहीं जाना चाहते थे। इसको लेकर उनका काफी दिनों से आंदोलन जारी था और इसी को लेकर काफी आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो है यह स्थिति बनी और यहाँ पर जब इस पूरा घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगी तो उन्होंने कई जनप्रतिनिधियों को जो है बच्चों के साथ मिलने के लिए पहुंचाया, जहाँ छात्राओं ने अपनी बात रखी और इस पूरे मामले में जो है छात्राओं की जीत हुई है। बिल्कुल, छात्राओं की जीत हुई है और बात को जो है ऊपर तक पहुंचाया गया, मुख्यमंत्री तक बात गई और अब छात्राएं जो है खुश हैं, तालियां बजाती नजर आई। बहुत शुक्रिया राहुल यादव, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर मनिंद्रगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है। चरणदास महंत ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के अपना बयान दिया और उनका कहना है कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है। नक्सलवाद का खात्मा मान लेना दिमागी कमजोरी है, बुद्धिमानी नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इसे पूरी तरह खत्म मानना जल्दबाजी है। वहीं नक्सलवाद को लेकर महंत के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खात्मा असंभव लगता था, लेकिन हमने कर दिखाया है। विपक्ष को तो हमारे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष अपनी कमजोरी छिपाने असत्य बात करता है। साथ ही कहा कि विपक्ष ने कभी नक्सलवाद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो मनेंद्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास का नक्सलवाद को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया। चरणदास महंत का कहना है कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है। नक्सलवाद का खात्मा मान लेना दिमागी कमजोरी है, बुद्धिमानी नहीं। जो जी में आता मैं बोल देते हैं। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है जो आया था भारत देश में और पूरी तरीके से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो विचार में आने वाली बात नहीं है, वो तो ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि हम किसी बात को किस ढंग से समाज के सामने रखें। मगर अभी से ये मान लेना कि छत्तीसगढ़ से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये उनकी दिमागी कमजोरी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। और ऐसे लोग जो मतलब नक्सलवाद को मतलब एक तरह से पाले पोसे हैं, उनके तरफ से इस तरह की बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है।
आज बड़ा सौभाग्य है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमारे गृह मंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, हमारे जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया और उस क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिला और हम लोग जो एक असंभव सा काम था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कभी नक्सलवाद की समाप्ति होगी कि नहीं, उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो विपक्ष को तो मतलब इस प्रशंसा ही करनी चाहिए, लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये सब असत्य बात कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय गंगवानी, चरणदास महंत कहते हैं कि नक्सलवाद एक सोच है जो दिमाग में है, और प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से यही कहते हैं कि नक्सलवाद जो है वो दिमागी नक्सलियों से बच के रहना है। तो इसमें गलत क्या है? नदीम जी, बात गलत की तो है नहीं। ये आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कोई नक्सलवाद की तरफ डाइवर्ट कब होता है? जब सिस्टम से, सत्ता पक्ष से संतुष्ट नहीं होता, उसकी सोच और विचारधारा नक्सली होती है। और ये देखिए महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ की शायद सरकार लगातार दावे करे कि हमने खत्म कर दिया। क्या माननीय विष्णुदेव साय जी बिना सुरक्षा के बस्तर जाने का साहस दिखाएंगे? जो इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, जिनको एक्स लेवल की जेड फोर्स की सुविधाएं मिली हुई है, सिक्योरिटी, क्या उनमें नैतिक साहस है कि बिना सुविधाओं के, बिना सुरक्षा बलों के बस्तर में अकेले जाने का साहस दिखा पाएंगे? ये राजनीतिक पाखंड, इवेंट मैनेजमेंट और ये दावा एक अलग बात है, परंतु स्थितियां अभी पूरी तरह 100% की बात नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साय जी बयान दे रहे हैं। आज माननीय अमित शाह जी जब सार्वजनिक मंच में छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने थोड़ा उससे कहा कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, नक्सली बैकफुट पे है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में आंकड़े दिए कि सरकार के समय नक्सली घटनाओं में 54% की कमी आ रही है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं नदीम जी कि कांग्रेस के 5 सालों में नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं में आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मार्च के बाद से राजनीति का विषय नहीं। अजय गंगवानी जी, मार्च के बाद से अगस्त आ गया, अब तक तो नक्सलवाद खत्म ही माना जा रहा है, अब तक ना कोई नक्सली हमला हुआ, सब कुछ ठीक है, तो मानने में क्या दिक्कत है विपक्ष को कि नक्सलवाद अभी तो खत्म है? चीजें बहुत महत्वपूर्ण है नदीम जी। अगर ये दावा करें कि 2.5 साल में सरकार में हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, फिर 2014 से 2018 4 साल में दोनों जगह केंद्र में मोदी की सरकार, यहाँ रमन सरकार, तो क्या एक्सपर्ट उसे स्वीकार करेंगे कि आपकी नियत नीति मंशा कभी नक्सल की समाप्ति की नहीं थी? आप पूरी जो कवायद है वो बस्तर की संपत्ति, बस्तर के संसाधन, बस्तर की संपत्तियां पूंजीपति मित्रों को सौंपने की बात है। बदला वन भी आर्थिक मित्तल को, तो अब वहां के पूंजीपतियों को संपत्ति ना दिया जाए, इसके ही डर से नक्सलियों को बनाए रखा जाए, उनको पालने और पोसने का काम किया जाए, अब यही आप चाहते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, जब बात कहते हैं कि नक्सलवाद एक सोच है, वो होती है दिमाग में मौजूद, तो इसमें सच्चाई तो है ना कि एक वो विचारधारा है, उसे पार पाने में अभी लंबा वक्त तय करना है। इतनी जल्दी कह देना कि नक्सल खत्म, सब चीज खत्म, तो जल्दबाजी ही होगी ये। जो कह रहे मैं उससे सहमत हूं। और जो नक्सल सोचन है, जो राष्ट्रवाद के विचारधारा के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ ये सोचता है कि यहाँ पर कोई एक शस्त्र क्रांति हो और क्रांति से भारत के लोगों के या भारत के विभाजन कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए और वो भारत के अलग अलग भूभाग पे उनका अधिकार चले, जैसे जॉर्ज सोरोस की सोच है, वो नक्सली सोच है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं आपके चैनल पर अभी प्रतिपक्ष जी चरणदास महंत जी का जो बयान सुन रहा था, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मानने को तैयार नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है। यानी ऐसा दिखता है कि नक्सलवाद अगर स्थापित था तो वे बड़े प्रसन्न थे, उनको राजनीतिक आरोप लगाने की यानी आदत से थी, और आदत अब चूंकि ऐसे मौके नहीं मिल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के लोगों ने झीरम घाटी में शहादत दी और हमारे लोगों ने भी शहादत दी, तो नक्सलवाद अगर समाप्त हो चुका, जो शस्त्र नक्सलवाद था, अब अर्बन नक्सलवाद तो शुरू है और वो उसको भी खत्म करना है। उस पर भी तो लेकर कांग्रेस पार्टी दुख कर रही है कि नहीं खत्म हुआ तो है। एक विचारधारा है सर, इतनी जल्दबाजी करेंगे तो फिर कोई चूक ना हो जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है इस मामले में। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी, राजीव चक्रवर्ती, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो नक्सलवाद को लेकर के एक और सरकार जहां नक्सलवाद खात्मे की दावा कर रही है, वहीं विपक्ष और प्रतिपक्ष का कहना है कि नक्सलवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की आखिरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर देश में हो रही मूसलाधार बारिश और जगह जगह से आ रही जनजीवन प्रभावित की तस्वीरों की है। दरअसल लगातार बारिश जारी है कई राज्यों में। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश से घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को करोड़ों का सामान भीगकर खराब हो चुका है। बारिश की वजह से जिले में लगातार दूसरे दिन भी सभी स्कूल बंद रहे। इतना ही नहीं, रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक भी पानी में डूब गए। वहीं बिहार की बात करें तो बगहा में गंडक नदी के तेज कटाव से प्राथमिक स्कूल के 5 से 4 कमरे नदी में बह गए। उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिरमौर में मंगलवार को भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें ट्रक ड्राइवर और नेपाल के 2 मजदूर शामिल हैं। बारिश के कारण 88 सड़कें बंद है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हुई। राज्य में बारिश लैंडस्लाइड के कारण 124 सड़कें बंद है। पिथौरागढ़ में बीआरओ के कुलागाड़ वैली ब्रिज पर चट्टाने जा गिरी। इससे पुल काली नदी में समा गया। इससे कैलाश मानसरोवर मार्ग पर आवाजाही भी बंद हो गई। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित किया। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, लैंडस्लाइड, जल जमाव की ये तस्वीरें, जिससे जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।